हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। यह आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2006, 2007, 2008, 2011 और 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन के प्रकार। शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः शिक्षा से ही होता है। शैक्षिक प्रशासन, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं शैक्षिक प्रशासन, तो यहाँ पर इसका क्या संबंध है? शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्यतः किससे होता है? शिक्षा से। शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत शिक्षण संस्थान, महाविद्यालय ये सब आते हैं और इनके रख रखाव से लेकर के जो नियुक्ति और यहाँ पर जो भी शिक्षण सामग्री, सारे प्रबंध, बजट, सब कुछ ये देखता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में संगठन जिस ढांचे या तंत्र को खड़ा करता है, यहाँ पर इसका मतलब यह है कि विद्यालय का निर्माण, ये सारी चीज़ें शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ही आती है। शैक्षिक प्रशासन उसे क्रियान्वित करने में सहायक होता है। मूलतः शैक्षिक प्रशासन का विकास सामान्य प्रशासन के नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप ही होता है। अतः शैक्षिक प्रशासन अपने जिस स्वरूप को अपनाता है, उस स्वरूप के आधार पर इसके निम्नलिखित प्रकार बताए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके प्रकार। यहाँ पर है आपका नंबर 1 है एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन। नंबर 2 है आपका प्रजातंत्रीय शैक्षिक प्रशासन। नंबर 3 है सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन। तो नंबर 1 में हम देखते हैं एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन। एक तंत्रीय शासन में सत्ता एक व्यक्ति के अधीन रहती है। इसमें प्रशासन व्यक्ति की इच्छा पर चलता है। व्यक्ति की इच्छा पर ही प्रशासन की नीति, विधि एवं कार्य का निर्धारण होता है। ऐसी प्रशासन व्यवस्था भारत में अंग्रेजों के शासन काल में प्रचलित थी। एक तंत्रीय शासन में सत्ता एक व्यक्ति के अधीन होती है। तो ऐसी शासन व्यवस्था भारत में अंग्रेजों के शासन काल में प्रचलित थी। चार्ल्स आर्गिरिस के अनुसार यदि प्रशासक कार्य की पहल स्वयं करता है, वह नीतियों पर नियंत्रण रखता है, कार्य प्रणाली को स्वयं ही निर्दिष्ट करता है, प्रोत्साहन एवं विश्लेषण के साथ भविष्य को नियंत्रित करता है, वह सहायकों को नियंत्रित तथा मूल्यांकित करता है, वह एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम देखें कि यदि प्रशासक कार्य की पहल स्वयं करे और नीतियों पर नियंत्रण भी स्वयं रखे, कार्यप्रणाली को भी स्वयं निर्दिष्ट करे, प्रोत्साहन एवं विश्लेषण के साथ भविष्य को नियंत्रित करता है, वह सहायक एवं नियंत्रित तथा मूल्यांकित करता है, तो एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सारे कार्यभार एक तंत्रीय, एक तरह से हम कह सकते हैं किसी एक ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत रहता है जिसमें वो सब कुछ खुद निर्धारण करता है। इस तरह के प्रशासन में सभी व्यक्तियों के ऊपर एक व्यक्ति की सत्ता सर्वोपरि होती है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन। इसमें क्या होता है कि प्रशासन व्यक्ति की इच्छा पर, किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर चलता है। एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन की विशेषता क्या होती है? एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 है एक तंत्रीय व्यवस्था में शैक्षिक प्रशासन के कार्य एक व्यक्ति द्वारा संचालित होता है, जिससे कार्य सुचारू रूप से अपने समय नियम विधि के अनुसार होता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो एक तंत्रीय व्यवस्था है, इसमें एक व्यक्ति के द्वारा शैक्षिक प्रशासन के कार्य होते हैं और ये कार्य सुचारू रूप से अपने समय, नियम और विधि के अनुसार होते हैं, जो भी विधि व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है। नंबर 2 हम देखें, एक तंत्रीय व्यवस्था में जन भावना का कोई महत्व नहीं होता। इसमें सभी व्यक्ति या कार्यकर्ता एक व्यक्ति के निर्देशन में काम करते हैं, जिससे कार्य रुकने की संभावना नहीं रहती है। यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पे जन भावना का कोई महत्व नहीं होता। एक व्यक्ति या कार्यकर्ता एक व्यक्ति के निर्देशन में काम करते हैं। सभी व्यक्ति जो हैं एक ही व्यक्ति के निर्देशन में काम करते हैं, जिससे कार्य रुकने का भी
संभावना नहीं होती, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति सब कुछ निर्णय ले रहा है तो उसमें किसी के मत की उलटफेर करने की यहाँ पे कोई बात नहीं होती है। इसलिए जो भी निर्णय लेगा वो एक ही व्यक्ति लेगा एक तंत्रीय शासन में। यहाँ पर अगर हम तीसरा देखें तो शैक्षिक प्रशासन में एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होने के कारण संगठन पर कठोर नियंत्रण रहता है और सभी लोग नियंत्रित होकर कार्य करते हैं। नंबर 4 हम देखें, एक तंत्रीय व्यवस्था में अपने कार्य के प्रति कोई भी व्यक्ति लापरवाही नहीं कर सकता है, क्योंकि वह सीधे तौर पर प्रशासक से संबंधित होता है। नंबर 5 देखें, एक तंत्रीय व्यवस्था में सबको एक समान दृष्टि से देखा जाता है। जो योग्यताधारी और कार्य करने वाले होते हैं उन्हें प्रोन्नति देकर उत्साहित किया जाता है और अपने कार्यों के प्रति उदासीन रहने वाले को दंड के साथ हतोत्साहित भी किया जाता है। यहाँ पर हम देखें, एक तंत्रीय व्यवस्था में क्या होता है, जो भी व्यक्ति योग्यता रखता है या जो अपनी कार्य को सही ढंग से करता है उसकी उन्नति होती है, और जो भी अपने कार्य के प्रति उदासीन होता है उसको हतोत्साहित किया जाता है। उसको एक तरह से हम कह सकते हैं उसके दंड के लिए उसका जो भी कार्य है, जो बुरा कार्य हुआ है या जो भी कार्य वो ढंग से नहीं कर रहा, उसके लिए उसको दंड भी दिया जा सकता है। नंबर 6 हम देखें, इसमें संगठन का कार्यकर्ता दंड के भय से अपने कार्य के प्रति पूर्ण ईमानदार रहता है और वह समय से अपने कार्य को पूरा करता है। यहाँ पर हम देखें, एक जो भी व्यक्ति होता है यहाँ पर एक तंत्रीय शासन में वो लोगों के बीच अपना नियंत्रण रखता है, और इस नियंत्रण की वजह से जो संगठन का कार्यकर्ता होता है, जो कार्यकर्ता होते हैं, कह सकते हैं कार्यकर्ता तो बहुत होंगे एक संगठन के अंदर, तो उनको ये भय रहता है कि अगर वो कोई भी कार्य जो है सही ढंग से नहीं करते हैं तो उनको दंड मिल सकता है। इसलिए वो अपना सारा कार्य ईमानदारी से करते हैं और अपने कार्य को समय से पूरा भी करते हैं। अब देखते हैं एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन के क्या दोष हैं। एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन के गुण के बजाय दोष अधिक पाए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। एक तंत्रीय व्यवस्था में तानाशाही व्यवस्था हावी हो जाती है, जिसका परिणाम अत्यंत भयावह हो सकता है, क्योंकि तानाशाही रवैये से यहाँ पर हम देखेंगे एक तंत्रीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए एक व्यक्ति का निर्णय कभी कभी गलत भी हो सकता है, वो कभी कभी एक ही पक्ष से सोच सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरह से परिणाम जो होता है वो अत्यंत भयावह भी हो सकता है और एक तानाशाही रवैया हो सकता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति होगा हो सकता है एक ही पक्ष से अपना निर्णय लेता हो, जिसकी वजह से जो दूसरा पक्ष है वो प्रभावित होगा। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, क्योंकि तानाशाही रवैये से संगठन के कार्यकर्ता डर से तो कार्य करते हैं लेकिन मन से कार्य नहीं करते हैं। एक तंत्रीय शासन में किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण होने से जो संगठनकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता जो होते हैं, वो डर से तो कार्य करते हैं लेकिन मन से कार्य नहीं करते। नंबर 2 देखते हैं, एक तंत्रीय प्रशासन में शिक्षा मशीनीकरण का रूप ले लेती है, जिससे शिक्षकों ने कार्य के प्रति अनादर और कुंठा का भाव विकसित हो जाता है। उनके नैतिक एवं मानसिक शक्ति का पूर्ण सदुपयोग नहीं हो पाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो व्यक्ति एक तरह से जो शिक्षक होता है वहाँ पे शिक्षण संस्थानों में, वो एक तरह से मशीनीकरण के रूप में या मशीन की तरह कार्य करता है, तो इसलिए उसमें जो उसकी अपनी फीलिंग्स होती है, उसके जो अनुभव होते हैं, वो कुछ भी अपने शिक्षण कार्य में यूज नहीं कर पाता सही ढंग से, जिसके कारण उसके मन में अपने कार्य के प्रति अनादर और कुंठा का भाव विकसित हो जाता है। उसके नैतिक एवं मानसिक शक्ति का पूर्ण सदुपयोग नहीं हो पाता है। इस वजह से भी उसके अंदर ये सारी भावनाएं आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, इस तरह के प्रशासन में शैक्षिक नियंत्रण में कठोरता आ जाती है, जिससे बालक को स्वतंत्र, सर्वांगीण और स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रशासन में शैक्षिक नियंत्रण की कठोरता आ जाने से बालक की स्वतंत्रता नहीं रहती है यहाँ पे, और सर्वांगीण और स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता। चूँकि
जब एक शिक्षक स्वतंत्र होकर के शैक्षिक कार्य नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं वो परतंत्रता छात्रों में भी दिखाई देती है, जिसकी वजह से उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। नंबर 4 हम देखें तो एक तंत्रीय प्रशासन में प्रशासक निरंकुश हो जाता है, जिससे देश तथा समाज में विकास की बजाय भ्रष्टाचार, विद्रोह और निरंकुशता की बढ़ोतरी हो जाती है। नंबर 5 हम देखें एक तंत्रीय प्रशासन से देश के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनकी निरंकुशता देश के विकास से सीधे जुड़ी होती है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति का शासन होने से उसमें जो भी भावनाएं या समाज की जो भी चीज़ें हैं वो नहीं आ पाती हैं सीधे तौर पे, क्योंकि शिक्षक स्वतंत्र रूप से अपना शिक्षण कार्य नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है शिक्षा पर और विकास पर, और इसकी निरंकुशता देश के विकास से, और ये हम कह सकते हैं कि ये निरंकुशता देश के विकास से सीधी जुड़ी होती है। नंबर 6 हम देखें एक तंत्रीय प्रशासन के एकांगिकता से शासन सत्ता, जन भावना देश के खिलाफ होने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें एक तंत्रीय प्रशासन में क्या होता है, यहाँ पर जो जन समूह, एक तरह से हम कह सकते हैं जो देश के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना आ जाती है, जिसकी वजह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो निरंकुश शासक होता है वो उसकी दमनपूर्ण नीति की वजह से वो अपने विचार सबके ऊपर थोपता है, जो निर्णय लेता है वो देश की भलाई में कहीं ना कहीं नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं। नंबर 5 हम देखें प्रजातंत्रीय शैक्षिक प्रशासन। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रशासन में एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन की विपरीत व्यवस्था पाई जाती है। प्रजातंत्रीय शैक्षिक प्रशासन में समस्त शैक्षिक संबंधी कार्य, उत्तरदायित्व आदि सभी मनुष्यों एवं जनता के सहयोग एवं समन्वय द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। यहाँ पर हम देखें तो जो एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन है उसके विपरीत यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं पाई जाती, क्योंकि जो प्रजातंत्रीय शैक्षिक प्रशासन है कहीं ना कहीं उसके जो उच्च स्तरीय लोग हैं वो प्रजा के द्वारा चुन कर आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रजातंत्रीय शैक्षिक प्रशासन में समस्त शैक्षिक संबंधी कार्य, उत्तरदायित्व आदि सभी मनुष्यों एवं जनता के सहयोग और समन्वय द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। प्रजातंत्रीय प्रशासन में शिक्षा संबंधी सभी योजनाओं, नीतियों, विधियों, उद्देश्यों आदि के निर्माण में शिक्षाविदों का सहयोग लिया जाता है, जिससे सभी के लिए विकास के समान अवसर होते हैं। यहाँ पर हम देखें तो प्रजातंत्रीय प्रशासन में शिक्षा संबंधी सभी योजनाएं, नीतियों, विधियों, उद्देश्यों आदि के निर्माण में शिक्षाविदों का सहयोग लिया जाता है, जिससे सभी के विकास के समान अवसर होते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का सहयोग लेने की वजह से तो सबका समन्वय होता है, सबके लोग एक तरह से जनता के लोग भी इसमें शामिल होते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच विश्वसनीयता बनी रहती है। प्रजातंत्रीय शैक्षिक प्रशासन कभी कभी बालकों एवं व्यक्तियों को उनकी क्षमता, रुचि, योग्यता, आवश्यकता के अनुसार विकास करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर हम देखें जो प्रजातंत्रीय शैक्षिक प्रशासन है वो बालकों और व्यक्तियों के उनकी क्षमता, रुचि और योग्यता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार विकास करने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि ये प्रजातंत्रीय शासन जो होता है प्रजा के लोग ही इसमें शामिल होते हैं, तो एक तरह से प्रजा के हित की बातें वो सोचते हैं। आधुनिक काल में प्रजातंत्रीय शैक्षिक प्रशासन का बड़ा महत्व है। इसमें संगठन, प्रशासन, कार्यकर्ता सभी के हितों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। इस तरह का प्रशासन सदैव परिवर्तनशील होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो जब धीरे धीरे समाज बदलेगा तो कहीं ना कहीं समाज के लोग भी बदलेंगे और उनकी सोच भी बदलेगी, तो इस तरह से ये परिवर्तनशील होता है। यहाँ पर हम देखें प्रजातंत्रीय शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं।
प्रजातंत्रीय शैक्षिक प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रजातंत्रीय शैक्षिक प्रशासन में शिक्षा निःशुल्क, सार्वभौमिक एवं अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती है, जिससे भविष्य में प्रजातंत्र में नागरिक चेतना का विकास हो सके। जो प्रजातंत्रीय शैक्षिक प्रशासन है, इसमें शिक्षा सार्वभौमिक एवं अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती है, जिससे नागरिक चेतना का विकास हो सके। नंबर 2 हम देखेंगे, प्रजातांत्रिक शैक्षिक व्यवस्थासन में शैक्षिक नीतियों के निर्धारण के लिए शिक्षा से जुड़े सभी लोगों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर हम देखें कि जो शैक्षिक नीतियों का निर्धारण होता है, तो जितने भी लोग शिक्षा से जुड़े होते हैं उन सबका अधिक से अधिक सहयोग लिया जाता है, उनके मत लिए जाते हैं कि किस तरह से शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत जो भी शिक्षण संस्थान महाविद्यालय आते हैं उनको किस तरह से बेहतर बनाया जाए उन शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। नंबर 3 हम देखें तो प्रजातंत्रीय प्रशासन में शिक्षा से जुड़े सभी व्यक्तियों के विचार लेने के साथ साथ उनका आदर भी किया जाता है। एक तरह से जो जिसको सम्मान जितना देना चाहिए वहाँ पर उसको उतना सम्मान भी मिलता है। नंबर 4 हम देखें, प्रजातंत्रीय शैक्षिक प्रशासन में शिक्षा से जुड़े सभी व्यक्तियों को, यहाँ पर हम देखते हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी योग्यता क्षमता को विकसित करने का अवसर मिलता है। प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु शिक्षा के अभिकरणों का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से देखा जाए, जो प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन है उसमें शिक्षा प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावशाली बनाया जाए जिससे अधिगम अधिक से अधिक और व्यवहार में परिवर्तन ला सके छात्रों में, तो इसके लिए शिक्षा के अभिकरणों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 हम देखें तो प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में प्रशासन सदैव परिवर्तनशील होता है। पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां लचीली होती हैं, जिसे समय एवं आवश्यकता अनुसार उपयोगिता को ध्यान में रखकर बदल लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां लचीली होती हैं प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में, और ये सदैव परिवर्तनशील होती हैं। नंबर 7 हम देखें, प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में प्रदान की जाती है। एक तरह से यहाँ पर हम देखें तो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप का क्या मतलब है, यहाँ पर चूँकि हर बालक की अपनी एक योग्यता होती है, इसी हम देखेंगे एक ही क्लास में कुछ बालक आपके सामान्य बालक होते हैं, कुछ पिछड़े बालक होते हैं और कुछ बालक प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो इस तरह से व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है, और इस प्रजातांत्रिक प्रशासन में शिक्षा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में प्रदान की जाती है। नंबर 8 हम देखते हैं, प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में बालकों के विकास के लिए पूर्ण सहयोग देने के लिए शिक्षक स्वतंत्र होता है। वह बालक के हित को ध्यान में रखकर उसका पूर्णतः सहयोग कर सकता है। यहाँ पर जो शिक्षक है वो स्वतंत्र है, वो अपनी स्वच्छंदता से अपने शिक्षण विधि, अपने शिक्षण कौशल का यूज करता है, जिससे वो अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना पाए और अपने छात्रों को अधिगम करा पाए। नंबर 9 हम देखें, प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन विकेंद्रीकरण पर बल देता है। प्रशासन में विकेंद्रीकरण होने के बावजूद इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन है वो विकेंद्रीकरण पर बल देता है। नंबर 10 हम देखें, प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में बालक के व्यक्तिगत विकास को प्रमुखता दी जाती है। इसमें बालक की इच्छा को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। इसमें समाज तथा अभिभावक अपने अपने स्तर से बालक को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बालक के व्यक्तिगत विकास को प्रमुखता दी जाती है, चूँकि यहाँ पे एक शिक्षक स्वतंत्र है तो बालक भी स्वतंत्र होगा। कहने का सेंस ये है, जब हम एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन के विषय में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर शिक्षक कहीं न कहीं नियंत्रित रहता था, शिक्षण नियंत्रण में रहता था, लेकिन यहाँ पर शिक्षक नियंत्रण में नहीं है। शिक्षक अपना स्वच्छंद रूप से शिक्षण कार्य कर सकता है, इसलिए वो अपने छात्रों को भी स्वच्छंद रूप से तर्क और विचार करने की छूट देता है, जिससे कि वो अच्छे ढंग से
अधिगम कर पाएं, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर पाएं। अब इसमें देखते हैं हम प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन के दोष क्या हैं। प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में विशेषताएं अधिक और दोष कम पाए जाते हैं। इसके कुछ दोष निम्नलिखित हैं। प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में बालक के व्यक्तिगत विकास को प्रमुखता दी जाती है। इससे बालक अपने लाभ के क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देते हैं, परिणामतः अन्य क्षेत्रों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और नंबर 2 हम देखें तो प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में संगठन के समग्र विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। चूँकि यहाँ पर सबके साथ चलना है तो थोड़ी धीमी गति हो जाती है, क्योंकि सबके मतों को लेकर चलना। लेकिन अगर हम देखें एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन में तो वहाँ विकास की गति तो तीव्र होती थी, जो भी कार्य होता था वो तीव्र गति से होता था, लेकिन यहाँ पे सबकी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता था। लेकिन यहाँ हम देखें तो यहाँ पर प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में लोगों के भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। नंबर 3 हम देखें प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में विकेंद्रीकरण का अभाव पाया जाता है, जिससे संगठन के एक सूत्र में बांधना और उसका सही तरीके से संचालन करना असंभव होता है। नंबर 4 हम देखें तो प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में प्रशासन सदैव परिवर्तनशील होता है। इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ में भी परिवर्तन करता है, जिससे प्रशासन का सुचारू संचालन अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ पर हम देखें तो जो प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन है वो परिवर्तनशील है, तो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ में भी परिवर्तन करता है। जो भी आप कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन से जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने हित की बात ज़्यादा सोचने लगते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र होते हैं। नंबर 5 हम देखें तो प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में मानवीय शक्ति एवं भौतिक संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग न होने के कारण इनका विकास संभव नहीं हो पाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में मानवीय शक्ति भौतिक संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग न होने के कारण उनका विकास संभव नहीं है। अब हम देखते हैं सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन। इस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में शैक्षिक लक्ष्य एवं उद्देश्य व्यक्तियों के हित में न होकर केंद्र और राज्य के हित में होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन। इस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में शैक्षिक लक्ष्य में एवं उद्देश्य व्यक्तियों के हित में न होकर केंद्र और राज्य के हित में होते हैं। इसके पहले हम एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन देखें, प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन देखें, जिसमें एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन में क्या था, जो शक्ति थी वो एक व्यक्ति के नियंत्रण में थी, और प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में क्या था, इसमें जनता के द्वारा चुने हुए लोग ही इसका संचालन करते थे। लेकिन सर्वाधिकारवाद में क्या है कि यहाँ पर शैक्षिक लक्ष्य एवं उद्देश्य व्यक्तियों के हित में ना होकर केंद्र और राज्य के हित में होते हैं। इसमें देश या राज्य को सर्वाधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार के हम देखते हैं शैक्षिक प्रशासन में शिक्षा संबंधी संपूर्ण कार्य सत्ता, नियंत्रण, उत्तरदायित्व, कार्यक्षमता सभी केंद्रीय शक्ति के रूप में एक ही हाथ में निहित होते हैं। इसमें शैक्षिक विधियों, नियमों और पाठ्यक्रमों का निर्धारण होता है। उसमें पूर्ण रूप से देश का हित निर्धारित रहता है। इसमें बालक या व्यक्ति के अधिकार सीमित होते हैं, अर्थात इस प्रकार के प्रशासन में सभी कार्य केंद्रीय शक्ति का ही संपूर्ण अधिकार होता है और इस शक्ति के आदेशानुसार ही सभी कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संपूर्ण कार्य सत्ता, नियंत्रण और उत्तरदायित्व, कार्यक्षमता सभी केंद्रीय शक्ति के रूप में एक ही हाथ में निहित होती हैं। अब हम देखते हैं इस शक्ति के आदेशानुसार ही सभी कार्य किए जाते हैं। यद्यपि सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य समता एवं भ्रष्टाचार मुक्त संगठन का निर्माण करना होता है। सर्वाधिकारवादी प्रशासन शैक्षिक प्रशासन की क्या विशेषताएं हैं? सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1 है
सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन में केंद्रीय शक्ति को ही संपूर्ण अधिकार होता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर केंद्र के हाथ में सब कुछ होता है। इस प्रशासन में सभी के लिए शिक्षा निःशुल्क होती है। सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन में मूल्य, नैतिक विकास तथा धर्म का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर केंद्र के हाथ में या राज्य के हाथ में सब कुछ निहित होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो नैतिक विकास या धर्म का कोई स्थान नहीं होता। इस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में शैक्षिक नियम, विधि एवं शिक्षण विधि तथा पाठ्यक्रम में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो केंद्र में अगर कोई पाठ्यक्रम चलाया गया है तो वो पाठ्यक्रम पूरे देश में चलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें एकरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वाधिकारवादी प्रशासन में शैक्षिक व्यवस्था परंपरागत नीतियों एवं व्यवस्था पर आधारित होती है। मौलिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन में सामुदायिक या सामाजिक जीवन के संस्थानों का संबंध नहीं के बराबर होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सामुदायिक या सामाजिक जीवन के संस्थानों का संबंध बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यह केंद्र का शैक्षिक प्रशासन है। सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन में वैज्ञानिक शिक्षा, राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। यहाँ पर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। इस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में शिक्षा के स्वरूप, व्यवस्था एवं संगठन में सामाजिक न्याय का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। यह प्रशासन छात्रों एवं शिक्षकों के व्यावसायिक स्वतंत्रता, रुचि, योग्यता को कोई महत्व नहीं देता है। यहाँ पर व्यावसायिक स्वतंत्रता, रुचि और योग्यता को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। छात्रों एवं शिक्षकों के व्यावसायिक स्वतंत्रता, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ है कि यहाँ पर शिक्षक और छात्र व्यावसायिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, इनकी रुचि और योग्यता का कोई महत्व नहीं होता है। सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक समन्वय का विकास करना होता है। यहाँ पर लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने का कार्य किया जाता है। चूँकि एक केंद्र में अलग जाति, अलग धर्म, अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, तो इन सबको एक करने की कोशिश की जाती है, एक रूपता में लाने की कोशिश की जाती है। सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन के दोष क्या हैं? सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन के कुछ दोष भी पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन में परंपरागत नीतियों एवं व्यवस्था का पालन होता है, जिससे इसमें आधुनिक एवं नवीनतम चीज़ों का अभाव पाया जाता है। यह छात्रों को और शिक्षकों को उनकी रुचि, स्वतंत्रता, व्यावसायिक योग्यता का कोई महत्व नहीं देता है, जिससे उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखें तो छात्रों और शिक्षकों की रुचि का ध्यान नहीं रखा जाता है, इनकी व्यावसायिक योग्यता को कोई महत्व नहीं दिया जाता, जिससे इनका विकास अवरुद्ध होता है। कहीं ना कहीं इनकी जो अपनी स्वतंत्रता है वो छिन जाती है। यह प्रशासन सामाजिक जीवन से संबंधित संगठनों एवं संस्थानों पर कोई ध्यान नहीं देता है। सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन में मूल्यों एवं नैतिक विकास को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नैतिक विकास और उनके मूल्य, इन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अब हम देखते हैं नंबर 5, सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन में राष्ट्र एवं बालक का एकांगी विकास ही संभव है। एकांगी विकास मतलब एक पक्ष का ही विकास संभव है। इस प्रशासन में समता का अर्थ एक जैसा नहीं है, अतः भ्रम की स्थिति रहती है। सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन में समरूपता के बजाय समानता पर अधिक बल दिया जाता है। समरूपता के बजाय यहाँ पे समानता पर अधिक बल दिया जाता है। सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन में बालक के स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। यहाँ पर हम इसके पहले पढ़े कि यहाँ पर एकांगी विकास की ही संभव है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सर्वांगीण विकास है बालक के व्यक्तित्व का, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो बालक है वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्य, अपने रुचि को नहीं रख सकता, तो कहीं ना कहीं उसका सर्वांगीण विकास बाधित होगा ही। नंबर 9 हम देखें, सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन में नैतिक, आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता की भावनाओं की उपेक्षा होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखे हैं कि जो शैक्षिक प्रशासन है उसमें नैतिकता, आध्यात्मिकता
और जो भी धार्मिकता की भावनाएं हैं उनकी उपेक्षा होती है। सर्वाधिकारीवादी शैक्षिक प्रशासन में भौतिकवाद को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पर हम बात करें अगर शैक्षिक प्रशासन में, तो भौतिकवादी या एक तरह से कह सकते हैं भौतिकवाद को प्राथमिकता दी जाती है और इस समरूपता के बजाय समानता पर अधिक बल दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से खुश रहिए, मस्त रहिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।